नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद द्वितीय प्रधानमंत्री बने, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस समय जो पाकिस्तान का जो सैनिक शासक था, अपने को बहुत शक्तिशाली समझता था, क्योंकि पाकिस्तान में 1958 से लेकर के 1973 तक सैनिक शासक रहा। और आज भी पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए कि वहाँ पे आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य शासन ही चलता है। इसका कारण है कि उसके मन मुताबिक वहाँ पे सरकार बनती है। आज भी इमरान खान की पार्टी का अवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, फिर भी उनके उम्मीदवार निर्दलीय जीते, बहुत बड़े पैमाने पर जीते। और ये भी सूचना है कि उनके पार्टी के जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको कम से कम 40 से 50 जगह पर सेना के द्वारा ज़बरदस्ती हरा दिया गया। तो 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के सैन्य शासक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाता है, जिसका उद्देश्य था जम्मू के अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय में देश बहुत शक्तिशाली था, ऐसा पाकिस्तान के सैन्य शासक का मानना था। और जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति भी मजबूत थी। तो इस तरह से उसको लग रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री बने तो इनका विदेश नीति अच्छा नहीं है, इनको राजनीतिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है, क्योंकि अचानक इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और जबकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन से ही भारत को लीड कर रहे थे। उसके बाद 1947 में प्रधानमंत्री बनते हैं और वो देश को लीड करते हैं। क्योंकि 1947 में भी जब पाकिस्तानी सेना घुसपैठिए बन करके जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो उसको मुक्की खानी पड़ी थी, हारना पड़ा था। इसके बाद वो 1949 में भी हैदराबाद में यही खेल खेल रहा था, जो वहाँ का शासक भारत में विलय नहीं कर रहा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्चस्व के कारण हैदराबाद को भी भारत में विलय हुआ, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश संख्या हिंदुओं की थी। उसके बाद आपका कश्मीर का तो ही गया, उसके बाद जो जूनागढ़ का भी शासक जो गुजरात में इसी तरह के बात कर रहे थे। तो ये 3 देशीय रियासत को जवाहरलाल नेहरू के वर्चस्व के कारण भारत में विलय कराया गया। इस कारण पाकिस्तानी शासक, वहाँ के सैन्य शासक जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस कारण वो डर से आक्रमण नहीं कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं तो उनका रवैया बदलता है, और यह जो आक्रमण किया गया वो कहीं न कहीं चीन और रसिया के सहयोग से किया गया था। क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन बांडुंग सम्मेलन में 1961 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही किया गया था। इसके कारण भी रसिया खाक खाए हुए था और भारत से बदला लेने के लिए मौका देख रहा था, और वो बदला पाकिस्तान को तलवार बना करके, अपने ढाल बन करके लिया। लेकिन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान की करारी हार होती है, उसके सैनिक भी बंधक बनाए जाते हैं। फिर समझौता के लिए ताशकंद जाते हैं, जो आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है और पहले यूएसएसआर में था। वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। ऐसा माना जाता है कि उनको जहर दिया गया था, हो सकता है, क्योंकि रसिया के शासक के मन के मुताबिक जब कोई काम नहीं होता है तो उसको मार दिया जाता है। उसका उदाहरण है, पुतिन ने अभी कितने अपने प्रतिद्वंदियों को मरा दिया। जो अभी कुछ दिन पहले उनके विरोधी नेता थे, उनको भी जेल में ही मार दिया गया। इसके पहले जो यूक्रेन में जो युद्ध में इनको सहायता दे रहे थे, जब वो इनका विरोध करने लगे तो उनको भी प्लेन क्रैश में मार दिया गया।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रसिया के शासक के मन मुताबिक जो काम नहीं होता है तो इस तरह के काम करते हैं। उसी तरह से हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री रसिया के मन मुताबिक समझौता नहीं कर रहे थे और देश हित में काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि रसिया के शासक ऐसा करवा सकता है। दूसरी चीज़ की भारत और रसिया का मित्रता पुराना रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री रूस के शासक पर भरोसा करके ताशकंद गए थे, लेकिन उनको ऐसा उम्मीद नहीं था कि उनके साथ ऐसा घटना घटेगी। जब लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तानी सैन्य शासक सेना को हरा देती है, तब उसके बाद उसका मनोबल टूटता है और उसी का परिणाम होता है कि 1971 में बांग्लादेश का विभाजन होता है या बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटता है। कारण उसी समय से बांग्ला भाषी जो थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, वो भाषाई आधार पर और उनके कल्चर के आधार पर अलग बांग्लादेश की मांग करने लगे थे, जो अंततः 6 साल बाद 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान टूटता है और नया देश बांग्लादेश बनता है, चूँकि जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उस समय। लेकिन जब नवाज शरीफ की पोती की या नतनी की शादी थी, जब तो मोदी जी को उन्होंने इनवाइटेशन किया था, लेकिन मोदी जी जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मोदी जी वहाँ पे अचानक उनके पोती या नतनी के शादी में शामिल होते हैं, जिससे एक वहाँ के आतंकवादी और शासक को संदेश जाता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी, क्योंकि बिना सूचना के आए हैं और वो वहाँ से बहुत जल्द वहाँ से निकल जाते हैं, शादी में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। हो सकता है तो मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह डरपोक है कि डर लग रहा था, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के आतंकवादी पठानकोट पर आक्रमण करते हैं। जो एयरफोर्स का जो ये वहाँ पे यूनिट है, उसके बाद छिटपुट आतंकवादी घटनाएं घटने लगती है और अंततः पुलवामा अटैक होता है, जिसमें 45 से 50 जो CRPF के जो जवान हैं वो मारे जाते हैं। उसी का बदला लेने के लिए जो 14 फरवरी 2019 की घटना घटती है, तो ये फिर 28 फरवरी को 2019 को बालाकोट के जंगल से फाइटर प्लेन उड़वा के वापस मंगवा लेते, क्योंकि वहीं पे लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद की आतंकवादियों का हेडक्वार्टर था और खुफिया तंत्र को पता भी था कि यहाँ पे है। लेकिन मोदी जी को लगा कि अगर वहाँ पे नुकसान किया जाता है तो भारत को भी इसका मूल्य चुकाना पड़ सकता है। इस चलते ही दिखाने के लिए, देश के लोगों को भ्रम में रखने के लिए वो फाइटर प्लेन को वहाँ से उसके जो आतंकवादी हेडक्वार्टर था उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर बम गिरवाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। देश में हल्ला किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो है सो है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत विदेश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब लोग वहाँ पे गए। वहाँ के सेना ने, पाकिस्तान के सेना ने इन्वेस्टिगेशन भी किया, विदेशी एजेंसियों ने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इस तरह के आतंकवादी अड्डा को समाप्त करने की कोई सूचना नहीं मिली। तो एक तरह से ये देश को भ्रम में रखा गया। ये तो देखने की बात है, ये जानने की भी बात है, और मैं निष्पक्ष होकर के मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, मैं किसी का विरोध करता हूँ। जो ये रिपोर्ट आती है, जो सूचना आती है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। तो रूस चीन के सहयोग से ही पाकिस्तान का इतना मन बढ़ा, चीन का भी मन बढ़ा, तो रसिया के कारण ही बढ़ा। भारत रसिया पर भरोसा करते रहा
लेकिन वो विश्वास के पात्र नहीं बना। और विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता, विश्वासघात का मूल्य होता है। जो रसिया ने पाकिस्तान को अखनूर सेक्टर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, आज भी चीन जो है रसिया के सह पर ही इतना आतंक मचाए हुए, बॉर्डर इलाका में आतंक मचाए हुए। तो चीन को इतना औकात नहीं है कि वो भारतीय सीमा पर या भारतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में करने का प्रयास करे। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है कि भारत के लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, ऐसे शास्त्री जी की ज़रूरत देश को आज है। कि आज भी भारत के नाज लाल बहादुर शास्त्री पर है। और आज के समय में जैसे बॉर्डर इलाका में या भारतीय क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है पाकिस्तान के द्वारा या चीन के द्वारा, तो आज भी इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जो चीन को मुँह तोड़ जवाब दे, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे, ताकि लंबे समय तक फिर वो नज़र उठा करके भारत की ओर नहीं देख सके। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस युद्ध में ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, खाद्यान्न की भी कमी थी। इसी कारण वो अमेरिका से PL 380 के अंतर्गत समझौता किया था, जिसके आधार पर अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर गेहूँ भारत को दिया। इतना ही नहीं, जो मेक्सिको के जो वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे वो भी भारत आए थे और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग भी दिया था, जिसके कारण देश में हरित क्रांति आई। और उस हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न को बड़े पैमाने पर बढ़ाया, जिसका आज परिणाम है कि भारत आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे देश को भी निर्यात कर रहा है। इतना ही नहीं, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को एक समय उपवास करने के लिए कहा था, ताकि देश का खाद्यान्न बचे और उसको लंबे समय तक खींचा जाए। ये उपवास तब तक करने के लिए कहा था कि जब तक देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो जाए। वो वास्तविकता में विश्वास करते थे, यथार्थ में विश्वास करते थे, आदर्श में विश्वास करते थे। लेकिन आज जो मोदी जी हैं, ये कोविड भगाने के लिए थाली बजवाते हैं ताकि कोविड भाग जाए। लोग नहीं, यथार्थ है ना आदर्श है, क्योंकि कोई बीमारी का निदान उसका दवा ही होता है। इस चलते जो शास्त्री जी का इतिहास रहा है बहुत गौरवमयी रहा है, और उसी का जो बुनियाद उन्हीं का जो बनाया हुआ है, जिसके कारण आज देश मजबूत स्थिति में है। थैंक यू।